नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का एकीकरण और एकीकरण में हमने पार्ट फर्स्ट किया था, जिसमें हमने यहाँ तक चतुर्थ चरण तक हमने कंप्लीट किया था। तो इसको एक बार हम थोड़ा सा वापस देख लें और उसके बाद में हम आगे शुरू करते हैं। तो देखिए, ये तृतीय चरण था। तृतीय चरण से देख लो। तृतीय चरण को बोलते हैं संयुक्त राजस्थान नाम से। 18 अप्रैल 1948 इसकी डेट है। मेवाड़ रियासत को राजस्थान संघ में मिलाया गया था। किसमें? तृतीय चरण में। ठीक है। तो और राज प्रमुख थे मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह और उप राज प्रमुख थे भीम सिंह। उद्घाटन हुआ था उदयपुर में और किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। पीएम थे माणिक्यलाल वर्मा और जो वार्षिक आय थी वो थी 3,16,00,000 इसकी। ठीक है, तृतीय चरण की। और चतुर्थ चरण में व्रत राजस्थान नाम से जानते हैं, 30 मार्च 1949 ईस्वी को। और संयुक्त राजस्थान में मतलब तृतीय चरण में BJJJ को शामिल किया गया, मतलब बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर। जोधपुर से कौन थे? राजा हनुमंत सिंह। उद्घाटन किया था सरदार पटेल ने। महाराज प्रमुख बनाया गया भूपाल सिंह को और राज प्रमुख बनाया गया मान सिंह सेकंड जयपुर वालों को और उप राज प्रमुख बनाया भीम सिंह कोटा वालों को। और राजधानी रखी गई जयपुर और पीएम बने कौन? हीरालाल शास्त्री। अब देखो यहाँ क्या चीज होती है कि भाई इन दोनों में क्या होती है? टक्कर होती है। बोलते हैं मान सिंह सेकंड बोलते हैं जयपुर वाले की राज प्रमुख मैं बनूंगा और भूपाल सिंह बोलते हैं मैं बनूंगा कि भाई। तो भूपाल सिंह ने बोला, भूपाल सिंह यहाँ के थे मेवाड़ के और मान सिंह सेकंड थे जयपुर के। तो उन्होंने कहा आप अपना इतिहास उठा कर देखो और हमारा देखो। हमारा लगभग 1300-1500 साल का इतिहास है, कितना गौरवशाली इतिहास है। आपका इतिहास देखो और राज प्रमुख तो हम बनेंगे, आप कैसे बनोगे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तोड़ निकाला कि देखो मान सिंह सेकंड को बनाएंगे राज प्रमुख और आपको बनाएंगे। तब भूपाल सिंह बोले कि अब हमें क्या बनाओगे? कह रहे रुको तो सही, आपको बनाएंगे महाराज प्रमुख। ठीक है। तो देखो दोनों को खुश रख दिया। सरदार पटेल थे वो बहुत ही क्या थे? कूटनीतिज्ञ थे। अब देखो और क्या क्या घटना होती है उसके बारे में मैं बता दूं। अब जब ये पूरा हो गया चतुर्थ चरण में, लगभग आप मामला कंप्लीट समझो राजस्थान का। उसके बाद में क्या होता है? जैसे कोई छोटी रियासत, एक दो केंद्र शासित प्रदेश वो ऐड होते हैं, बाकी मेन मोटा मोटा काम तो हो गया। अब बात चली राजधानी बनाने को लेकर कि भाई राज्य तो क्रिएट कर दिया, लेकिन अब राजधानी किसको बनाए? तो राजधानी को लेकर क्या हुआ? दौड़ में काफी जगह थी। कौन कौन सी जगह थी राजधानी को लेकर? तो देखो अब बताता हूँ राजस्थान के मैप में। यहाँ पर एक उदयपुर, ये बोले उदयपुर वाले कि हमारे यहाँ राजधानी बना दो। जोधपुर वाले बोले हमारे यहाँ बना दो। बीकानेर वाले बोले हमारे यहाँ बना दो। और जयपुर वाले बोल रहे हैं हमारे यहाँ बनाओ। तो ऐसा करके राजधानी को लेकर हुआ था झगड़ा कि भाई राजधानी किसको बनाए। तो देखो अब राजधानी बनाया गया जयपुर को। क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले राजधानी बनाने को लेकर श्री सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया। श्री सत्यनारायण राव समिति। सत्यनारायण राव समिति एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भाई किसकी सिफारिश पर, किस समिति की सिफारिश पर राजधानी जयपुर को बनाया गया? तो श्री सत्यनारायण राव समिति के अनुसार सिफारिश पर क्या बनाया गया? राजधानी जयपुर को। और राजधानी बनाने को लेकर ही इसका गठन हुआ था। लेकिन एक्चुअल में बताते हैं कि श्री सत्यनारायण राव समिति ना होकर इसको श्री सत्यनारायण राव ने होकर BR पटेल समिति थी, उसके आधार पर क्या बनाया गया था? जयपुर को राजधानी बनाया गया था। ठीक है। अब देखो हुआ क्या। BR पटेल समिति में और कौन कौन थे? जैसे SP सिन्हा, TC पुरी आदि लोग भी थे। TC पुरी। अब मैं एक स्टोरी बता दूं ये कंफ्यूजन वाली। देखो एक्चुअल में तो BR पटेल समिति की सिफारिश के आधार पर ही, इसके निर्णय के आधार पर ही जयपुर को राजधानी बनाया गया था। लेकिन RPSC ने 2-3 बार पूछ रखा है और उसमें श्री सत्यनारायण राव समिति को माना गया है। तो यदि आपके ऐसा लिखा हुआ है BR पटेल समिति ऑप्शन में हो तो BR पटेल को करेक्ट करना है, और यदि श्री सत्यनारायण राव समिति आ जाए तो फिर किसको करेक्ट करना है? श्री सत्यनारायण राव समिति को। और दोनों आ जाए तो भी श्री सत्यनारायण राव समिति को ही आप राइट करना। क्यों? क्योंकि ये 1-2 बार पूछा हुआ है। हो गया क्लियर कि श्री सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाया गया। अब चलो भाई राजधानी बना दिया और अब देखो आगे जाकर क्या होगा। जैसे ये अभी बना रहे हैं ना राज प्रमुख, तो थोड़े दिन इनको राज प्रमुख रखेंगे, फिर इनका पद हटाकर इनको क्या बना देंगे यहाँ पे, मतलब कौन सा पद सर्जित कर देंगे? राज्यपाल का। ठीक है। और जो अभी प्रधानमंत्री बना रहे हैं प्रत्येक चरण में, फिर एक ही पोस्ट रखेंगे किसकी? CM की।
आगे बात समझ में? ये आगे होगा, कैसे होगा मैं आपको बता दूं। अब देखो, अब राजधानी बनाने को लेकर ये श्री सत्यनारायण राव समिति वगैरह बना दी, और एसआरसी ने, आरटीसी, पूरी, बीआर पटेल समिति जो भी हो, सब ने काम शुरू किया। और शुरू करने के बाद समस्या आई सामने की, किसको बनाया जाए राजधानी। उदयपुर वालों को बोला कि देखो भाई, आप दक्षिण में बैठे हो और आप पहाड़ियों में भी हो, तो परिवहन में भी दिक्कत आएगी, और पूरे राजस्थान को जो यहाँ है बैठा है उसको भी यहाँ आना होगा, तो आप मतलब दुर्गम क्षेत्र में हो, अतः आपको राजधानी नहीं बना सकते। और इधर जोधपुर और बीकानेर वालों को बोला कि देखो भाई, आप पूरे पश्चिम साइड में हो और यहाँ पर आपके पेयजल की समस्या है, ऐसे करके पानी वगैरह भी कम है, इकाइयाँ लगाएं भाई, राजधानी बनने के बाद तो केंद्र वही रहेगा। तो ऐसा करके जयपुर है वो हर दृष्टि से क्या है, अच्छा है। तो ऐसा करके जयपुर को क्या बना दिया, राजधानी बना दिया। लेकिन इनको नाराज भी तो नहीं कर सकते। जोधपुर वालों को बोला कि आपको हाईकोर्ट दे देंगे, जोधपुर हाईकोर्ट आ गया जोधपुर में। बीकानेर वालों को बोला आपको शिक्षा विभाग दे देते हैं। और इधर उदयपुर वाले थे, बोले आपके खनिज ज्यादा निकलता है यहाँ पे, आप खनिज विभाग रख लो। भरतपुर साइड थे, उनको बोल दिया आप कृषि विभाग रखो। और जो कोटा थे, कोटा वालों को दे दिया वन विभाग। ऐसे विभाग देकर अलग अलग सबको क्या कर दिया, खुश कर दिया। अब देखो, चौथे चरण के बाद में भी प्रोसेस चलती है एकीकरण की, लेकिन 30 मार्च और ये जो डेट थी चौथे चरण वाली, यहाँ पर लगभग राजस्थान ऐसे बन गया था, एक तरीके से देख लो रफ मैप बन गया था राजस्थान का। तो इसी वजह से 30 मार्च को क्या मनाते हैं, राजस्थान दिवस। ठीक है। अब देखो भाई, कोई रियासत इतनी आसानी से तो मानती नहीं एकीकरण के लिए। तो भाई कमाल की चीज थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। किसी को डरा कर, किसी को धमका कर, और किसी को मतलब जैसे भोपाल सिंह जैसे हैं तो उनको मान सम्मान देकर, कोई मतलब ऐसे ज्यादा अकड़ाई दिखाए तो उसको मतलब डरा कर भी, ऐसे जैसे चंद्रवीर सिंह को बोला कि साइन करना ही है तो उसने साइन किया, तो बांसवाड़ा वाले ने क्या कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। तो भाई इतने आसानी से कैसे करेंगे। तो मतलब जो जिस तरीके से मान सकता था उसको उस तरीके से मनाया। जैसे कोई लालची था तो उसको लालच दिया, ऐसा करके। अब शुरू होता है 5वां चरण। 5वां चरण को लेकर क्या सीन है, तो 5वां चरण है वो, उसको बोलते हैं संयुक्त व्रत राजस्थान। संयुक्त व्रत राजस्थान, ठीक है। और इसकी डेट है 15 मई 1949। 15 मई 1949, ठीक है। और इसमें व्रत राजस्थान प्लस मत्स्य संघ। व्रत राजस्थान वाला कौन सा था, व्रत राजस्थान वाला ये चौथा था, व्रत राजस्थान, ठीक है। व्रत राजस्थान, और इसमें क्या मिला दिया, मत्स्य संघ, ठीक है। मत्स्य संघ, व्रत राजस्थान प्लस मत्स्य संघ, ऐसा करके ये 5वां चरण हुआ। अब देखो 5वें चरण में व्रत राजस्थान और मत्स्य संघ को मिलाया और इसको नाम दिया संयुक्त व्रत राजस्थान। 15 मई 1949 इसकी क्या थी, डेट थी। और यहां पर यह काम हुआ था शंकरदेव राय समिति की सिफारिश पर। क्वेश्चन पूछ सकता है कि शंकरदेव राय समिति है वो एकीकरण के कौन से चरण से संबंधित है, तो वो 5वें चरण से संबंधित है। और इसके सदस्य कौन कौन थे, तो इसके 2 सदस्य थे, ठीक है। कौन सदस्य में देखो, एक तो आर के सिद्धावा ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, देखो ऐसे पढ़ लेना, आर के सिद्धावा और प्रभु दयाल, ठीक है। ये 2 थे सदस्य। और बताते हैं मत्स्य संघ के पीएम शोभाराम कुमावत को शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया था, ठीक है। ये नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। मत्स्य संघ के पीएम शोभाराम कुमावत को इस जो शास्त्री मंत्रिमंडल था उसमें शामिल कर लिया गया था। अब आता है छठा चरण। छठा चरण क्या हुआ, अभी भी कुछ चीजें शेष है। जैसे सिरोही है, वो सिरोही अभी मिला हुआ नहीं है इसमें राजस्थान में। तो सिरोही को लेकर क्या हुआ, तो सिरोही ये राजस्थान, अब ये छठा चरण है ना, जैसे संयुक्त व्रत राजस्थान वगैरह ये नाम आ रहे हैं ना, ये संयुक्त व्रत राजस्थान। अब वैसे छठे चरण का है नाम है राजस्थान। यहाँ पर राजस्थान बन चुका है, ठीक है। वैसे राजस्थान नाम तो द्वितीय तृतीय से आना शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट आ गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अब देखो हुआ क्या, बताते हैं। इधर क्या है, गुजरात है उस समय, ये जैसे ये भारत है पूरा, यहाँ पर ये अपना राजस्थान। तो ये मतलब ऐसे ये एरिया किस में आता था, मतलब ऐसे नीचे वाला ऐसे इतना रखो राजस्थान ऐसे, मतलब ये गुजरात वाला बम्बई प्रेसिडेंसी में आता था। किस में आता था, बम्बई प्रेसिडेंसी में। तो अब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल इस साइड के थे, गुजरात साइड के। तो इन्होंने क्या सोचा कि इस सिरोही को मैं किस में मिला लेता हूँ, गुजरात में, अर्थात बम्बई प्रेसिडेंसी में मिला लेते हैं। इसीलिए तो आपको बुक में लिखा हुआ मिलता है कि बम्बई प्रांत में मिला दिया गया, क्योंकि ये गुजरात वगैरह उस समय बम्बई प्रेसिडेंसी में आते थे। अब भाई
जब ये बात पता चली किसको, गोकुल भाई भट्ट को और हीरालाल शास्त्री वगैरह थे इनको, और इधर बात पता चली, तो उन्होंने कहा कि भाई हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या लिखते हैं, खत लिखते हैं। तो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को खत लिखा और बोले कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोले कि देखो ये आपका हिस्सा कैसे हो गया, देखो यहाँ पर जो चौहानों की वो शाखा है देवड़ा शाखा सिरोही में, वो पहले से हमारे हजारों सालों का इतिहास है, ये हमारा ही भाग है, आप इसको उस तरफ कैसे शिफ्ट कर सकते हो। ऐसा करके बहुत ही मार्मिक पत्र लिखा, लास्ट में लिख दिया कि सिरोही का मतलब हमारे लिए है गोकुल भाई भट्ट। अब गोकुल भाई भट्ट ये लाइन फिर ये ऐसा लिख के भेज दिया, उनको पता था कि गोकुल भाई भट्ट है, बहुत ही प्रमुख लीडर हैं, और सिरोही का मतलब एक तरीके से पर्यायवाची है, और गोकुल भाई भट्ट से मतलब सिरोही की भी भावना जुड़ी हुई है, पूरे राजस्थान की जुड़ी हुई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लेटर पढ़ा और लेटर पढ़ते बोले ये गोकुल भाई भट्ट कौन है। तो बताया गया कि गोकुल भाई भट्ट तो सिरोही की बहुत बड़ी तोप है। कि अच्छा यहाँ के, कि हाँ, तो बताओ ये सिरोही में कहाँ पर है। बोले कि सिरोही को ऐसे 50-50 करो और यहाँ पर ये हातल गाँव आता है, यहाँ से हैं वो। तो बोले कि ऐसा करो, आपको गोकुल भाई भट्ट चाहिए। तो मैंने कहा ना ये कूटनीति के तो थे ही। तो उन्होंने कहा ये लो, ये हतल गांव तक का सिरोही दे दिया इनको, पूरा सिरोही नहीं दिया। और आबू और देलवाड़ा को छोड़कर, इस साइड क्या है, आबू और देलवाड़ा है, तो आबू और देलवाड़ा को छोड़कर छठे चरण में सिरोही को किस में मिला दिया, राजस्थान में मिला दिया, और आबू और देलवाड़ा को मिला दिया बम्बई प्रांत में मिला दिया। फिर पता चला गोकुल भाई भट्ट को, और क्या रे बहुत बुरा किया रे, ऐसे कैसे कर दिया, बेवकूफ़ बना दिया। तो उसके बाद में आता है 7वां चरण। ये बात हुई छठे चरण की, और उसके बाद में आता है 7वां चरण। 7वां चरण, ठीक है। तो 7वां चरण, अब 7वां चरण कब हुआ, इसको 7वें चरण को बोलते हैं वर्तमान राजस्थान। वर्तमान राजस्थान नाम से जानते हैं क्योंकि अभी जो वर्तमान राजस्थान है वो इसी का स्वरूप है, और इसकी डेट है 1 नवंबर 1956 ईस्वी, ठीक है। इसमें क्या होता है वर्तमान राजस्थान में, इसमें बताते हैं कि राज्य के पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर, ठीक है, राज्य का पुनर्गठन आयोग, अब ये किसकी अध्यक्षता में था, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, ये किसकी अध्यक्षता में था, पुनर्गठन आयोग। तो इसकी अध्यक्षता थी, इसमें अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। अब देखो इसमें क्या होता है 7वें चरण में। 7वें चरण में एक तो ये हुआ कि भाई जो माउंट आबू और जो देलवाड़ा है उनको मिलाया गया राजस्थान में, और जो अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश है उसको भी मिलाया गया राजस्थान में। एक इधर इस साइड, जैसे राजस्थान का मैप पूरा बनाए तो ऐसे बनता है, ऐसा करके इस साइड नीचे होके वापस ऐसे करके ऐसे बनता है। तो इधर बताते हैं कि जो मंदसौर जिले की मानपुर तहसील का एक गाँव था सुनेल टप्पा, क्या नाम था, सुनेल टप्पा। तो बोले एमपी वालों को बोला कि ये है तो सुनेल टप्पा आपका, लेकिन ये हमारी तरफ ज़्यादा है, हमारे बॉर्डर की तरफ, तो ऐसा करते हैं ये सुनेल टप्पा तो दे दो हमें। और कोटा जिले का एक सिरोंज नाम का क्षेत्र है, वो आपके एमपी में ज़्यादा टच होता है, ये एमपी साइड ज़्यादा है, तो ये सिरोंज आप रख लो। तो ये काम भी किस में हुआ था, 7वें चरण में हुआ था, ठीक है। तो ये काम था 7वां चरण का, और ये मतलब अजमेर मेरवाड़ा को शामिल करना, सुनेल टप्पा को शामिल करना, सिरोंज को उनको देना, माउंट आबू देलवाड़ा को वापस राजस्थान में लाना, ये सब काम राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर हुए, और जिसकी अध्यक्षता की थी न्यायमूर्ति फजल अली ने, ठीक है। और अजमेर है इसी दौरान, इसी चरण में अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बना। कौन सा जिला बना, अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बना, ठीक है। अब देखो इस चरण में और क्या हुआ, राज प्रमुख और महाराज प्रमुख के पद समाप्त कर दिए गए। राज प्रमुख और महाराज प्रमुख जैसी अब कोई चीज नहीं रहेगी, और एक नया नाम सर्जित कर दिया, राज्यपाल। और फर्स्ट राज्यपाल बनाया गुरुमुख निहाल सिंह को, गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है। और इस समय जो राजस्थान के सीएम बनाए गए थे वो कौन बने थे, मोहनलाल सुखाड़िया, जिनके नाम से एमएलएसयू यूनिवर्सिटी है ना, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, तो उन्हीं के नाम से। आ गई बात समझ में। तो ये चीज़ थी। अब ये 7वां चरण आपके हो गए हैं कंप्लीट। अब मैंने जैसे बताया था कि आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप 7वें चरण की जैसे डेट कैसे याद रखोगे। इसकी 1 नवंबर 1956 आ गई, इसकी 26 जनवरी 1950 आ गई, और इसकी 30 मार्च समथिंग आ गई ऐसे। तो इनका आप इतना याद कैसे रखोगे, तो इनका तरीका याद रखने का देखो, आप ऐसे याद रखो, 1825, 1830, 1526 1 याद रह जाएगा।
18-25, 18-30, 15-26, 1। ठीक है। अब हुआ क्या था, 1948 से वो 3 बार है, 48, 48, 48, 49 से वो 2 बार है, 1949, 1949, और 1950 एक बार, और 1951 एक बार। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो इतना ऐसे याद करना, 18-25, 18-30, 15-26, 1, 1948 3 बार, और 49 2 बार, 50 एक बार, 51 एक बार। अब देखो पहला जो ये 3 चरण है ना, ये 1 महीने में कंप्लीट हो गए, तो मार्च याद रखना, मार्च से लेकर 18 मार्च से लेकर 18 अप्रैल, 1 महीने में तीनों कंप्लीट। तो बीच में क्या आएगा, तो बीच में डेट 25 मार्च ही आ सकती। तो ये पहले 3 चरणों की डेट आपको याद। अब आगे देखो, आगे कैसे याद रखोगे आप, आगे ऐसे याद रखना, मामा मई में, मामा मई में, तो देखो मामा से मार्च, मई, जर्नी नहीं, तो जनवरी नवंबर। ठीक है, ऐसे याद रखना, मामा मई मतलब मार्च और अप्रैल, ये पहले 3 तो 1 महीने में कंप्लीट हो गए। उसके बाद में मामा जनवरी में नहीं, तो ऐसे या फिर ऐसे याद रख लेना, मामा मई जनवरी, ऐसे, तो ऐसे याद रह जाएगा। देखो मामा मई जनवरी, तो ऐसे याद रहेगा। तो इसमें से आप कैसे निकाल सकते हो, माँ से फिर मार्च निकल गया, और मई से मई है ही, और जनवरी का जनवरी, और जनवरी में 9 है, तो 9 से क्या हो गया, नवंबर। मतलब जैसे याद रखना चाहो वैसे याद रख सकते हो। और ये 7वें चरण की क्या है, डेट है। अब आगे देखो, अब राज प्रमुख कैसे याद रखोगे, तो राज प्रमुख आपको पहले वाले 4 के याद रखने हैं वैसे भी। तो राज प्रमुख पहले वाले 4 के कौन से, याद रखने की ट्रिक क्या है, उबी भूमा। तो पहले का तो है उदय भान सिंह, और भी से है भीम सिंह, और 3 नंबर पर है भूपाल सिंह, और 4 नंबर पर है मान सिंह सेकंड। आगे बात समझ में, ऐसे आपको याद रखना है। और देखो उद्घाटनकर्ता पूछे, उद्घाटनकर्ता ही पहले 4 के याद रखने हैं। तो उद्घाटनकर्ता में गॉडगिल 2 बार है, तो एन वी गॉडगिल। तो पहले 2 चरण क्या गए, उसके बाद में नेहरू पटेल, तो एन वी गॉडगिल, नेहरू पटेल। तो ऐसे याद रह जाएगा। अब देखो, अब शेष क्या बचे, तो शेष बच्चे आपके, देखो ये राज प्रमुख बता दिए, राज प्रमुख कैसे याद रखोगे, उद्घाटनकर्ता कैसे याद रखोगे। अब शेष बात बची पीएम की, कि भाई हम पीएम को कैसे याद रखेंगे, कि भाई किस चरण का जो पीएम है वो कौन था। तो ये चीज आप कैसे याद रखोगे, तो इसको याद करने का मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, जिससे आपको पीएम के नाम याद रहेंगे। ठीक है, तो अभी बताते हैं आप इसको कैसे याद रखोगे। ऐसे याद रखना, शोभा के गले में मणि, शोभा के गले में मणि। तो अब कैसे याद रहेगा, इसमें देखो शोभा से शोभाराम कुमावत, ये प्रथम चरण के शोभाराम कुमावत, और गले से याद रखना गोकुल लाल असावा, दूसरे चरण के गोकुल लाल असावा। मणि से हो जाएगा माणिक्य लाल वर्मा। तो अब शेष कौन बचे, शेष बचे हीरालाल जी शास्त्री, बस अब बाकी वही रहेंगे, हीरालाल शास्त्री। तो ऐसे याद रख लोगे आप पीएम को, गोकुलाल असावा, माणिक्यलाल वगैरह वगैरह। ठीक है, हीरालाल शास्त्री। अब ये चीज आ गई, ये चीज हो गई अपने क्लियर। अब देखो इतने जो चरण पढ़े, याद रखने के तरीके। अब थोड़े से मतलब फैक्ट हैं, जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, जोधपुर। सबसे धनी रियासत कौन सी है, जयपुर। क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी है, शाहपुरा। सबसे नवीन रियासत कौन सी है, झालावाड़। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है, टोंक। और सबसे पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन से थे, तो पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। और जो निर्वाचित मुख्यमंत्री थे वो टीकाराम पालीवाल। और ऐसे मतलब जो छोटे छोटे फैक्ट हैं उनको हम नोट्स में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आइए नोट्स पर। अब देखो 5वें चरण से है, ये देखो ये 4था चरण, यहां तक अपन ने कल पढ़ा था, पीएम हीरालाल शास्त्री तक। इसके आगे का 1 मिनट मैं पानी पी लूं। देखो
श्री सत्यनारायण राव समिति राजधानी बनाने को लेकर इसका गठन हुआ और इसी की सिफारिश पर क्या बनी राजधानी जयपुर। लेकिन फिर भी आपको देखो ये ध्यान में रखना है कि बी आर पटेल समिति का भी बोल सकते हैं कि भाई बी आर पटेल समिति की सिफारिश पर बनी थी राजधानी जयपुर। और बी आर पटेल समिति के जो थे एसपी सिन्हा और टीसी पुरी, ठीक है, ऐसे कर लेना। श्री सत्यनारायण राव और बी आर पटेल समिति की सिफारिश पर राजधानी जयपुर, दोनों का ही, ठीक है। तो शिक्षा विभाग दिया बीकानेर को, हाई कोर्ट जोधपुर को, वन विभाग कोटा को, खनिज विभाग उदयपुर को, कृषि विभाग भरतपुर को। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। पांचवा चरण का नाम संयुक्त वृद्ध राजस्थान 15 मई 1949 को। वृद्ध राजस्थान और मत्स्य संघ दोनों का विलय हुआ था। इसमें शंकरदेव राय समिति की सिफारिश पर हुआ काम और इसके सदस्य थे आर के सिद्धावा और प्रभुदयाल। और मत्स्य संघ के पीएम शोभाराम कुमावत को शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। इसके बाद में आया छठा चरण राजस्थान नाम से 26 जनवरी 1950 को। और संयुक्त वृद्ध राजस्थान में आबू और देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही था उसको मिला लिया। बोल दिया कि भाई आपको क्या चाहिए, गोकुल भाई भट्ट, ये ले जाओ गोकुल भाई भट्ट। और आबू और देलवाड़ा को कहाँ मिला लिया, बम्बई प्रेसिडेंसी में मिला दिया गया था। उसके बाद में आया सातवां चरण है, उसको वर्तमान राजस्थान नाम से भी जानते हैं क्योंकि अभी जो राजस्थान का ढांचा देख रहे हो वो इसी की देन है। तो वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956। और राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर और इसमें अध्यक्षता की थी न्यायमूर्ति फजल अली ने। और माउंट आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा और सुनेल टप्पा मंदसौर जिले की मानपुर तहसील का गांव है सुनेल टप्पा, उसको राजस्थान में विलय किया गया। और कोटा जिले का जो सिरोंज है वो एमपी को दे दिया गया। अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बना। राज प्रमुख व महाराज प्रमुख है वो इस चरण में पद को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और राज्यपाल नाम से नया पद क्या कर दिया, सर्जित किया। फर्स्ट राज्यपाल बने थे गुरुमुख निहाल सिंह और इस समय राजस्थान के सीएम बने थे मोहनलाल सुखाड़िया। अब देखो ये डेट याद करने को लेकर जो ट्रिक बताई ना, ये यहाँ पर रही सातों के सातों चरण की। पहले की 18 मार्च 1948, दूसरे की 25 मार्च 1948, तीसरी की 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च को 1949, 15 मई 1949, 26 जनवरी 1950 और 1 नवंबर 1956। राज प्रमुख के लिए उभी भूमा, उदय भान सिंह, भीम सिंह, मान सिंह सेखिंड और भूपाल सिंह। और ये थे आपके उद्घाटनकर्ता एनवी गोडगिल, नेहरू पटेल। और ऊपर लिखी हुए हैं यहाँ पे शोभा के गले में मणि, तो शोभाराम कुमावत, गोकुलाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, ये क्या थे, पीएम, ठीक है। तो इनको भी आप वीडियो रोक कर लिख लेना। और देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी जोधपुर, सबसे धनी रियासत थी जयपुर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी थी शाहपुरा और सबसे नवीन रियासत थी झालावाड़ और एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक। पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री। और निर्वाचित कौन थे, टीकाराम पालीवाल, ठीक है। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। जब उसने अपने विलय पत्र पर किए थे ना साइन, तब बोली थी ये बात। मैंने बताया था ना, आसानी से कोई हंसते हंसते अपनी रियासत राजपाट देने के लिए कोई तैयार नहीं था। राजस्थान को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 20 श्रेणी में रखा गया। 20 श्रेणी में, ऐसे श्रेणियां होती थी ए बी सी। तो ए श्रेणी में तो वो आ जाते जो प्रेसिडेंसी वाले थे ना क्षेत्र वो, और बी में आ जाती रियासतें, और 3 में ये आ जाते ठिकाने, ये केंद्र शासित प्रदेश सर बोलते हैं ना, बताते हैं कि ये आते थे सी में। तो अपन बी रियासतें थी तो किस में आ गई, बी श्रेणी में। 19 जुलाई 1948 को लावा ठिकाने को केंद्र सरकार के आदेश पर जयपुर रियासत में शामिल किया गया। और यदि क्वेश्चन पूछ लेना कि लावा ठिकाने को किस चरण में शामिल किया गया राजस्थान में, तो 4th चरण आप आंसर करना। ये पूछा हुआ है 1-2 बार और 4th चरण को राइट माना गया है। तो ठिकाने थे ना कुशलगढ़, नीमराणार, लावार, तो ये लावा ठिकाना है, ठीक है। और पेन पिस्टल समझौते का संबंध जोधपुर महाराजा हनुवंत सिंह से, ठीक है। इसका संबंध जोधपुर के महाराजा थे ना हनुवंत सिंह से है, ठीक है। इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं। देखो पेन पिस्टल समझौता क्या है। जोधपुर के महाराजा थे हनुवंत सिंह। तो पहले तो ये क्या थे, राजस्थान में भारत में इधर मिलने को तैयार थे। फिर बताते हैं कि पाकिस्तान का जिन्ना वगैरह थे, उन्होंने इसको क्या कर दिया, भड़का दिया हनुवंत सिंह को। तो हनुवंत सिंह बोले कि अपन तो पाकिस्तान में जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा जाना कहीं नहीं है, रहना यहीं है, जितना सीधा दिखता हूं उतना हूं नहीं मैं, ठीक है ना। तो बताते हैं कि
ये जोधपुर महाराजा हनुवंत सिंह थे, तो उन्होंने अपने यहीं जोधपुर कारखाने में एक ऐसा पेन डिजाइन करवाया जो पेन का काम भी करता था और पिस्टल का काम भी करता था। ठीक है, तो बताते हैं कि जब ये गए थे वहाँ साइन करने के लिए विलय पत्र पर, तो इसी पेन पिस्टल ये कॉम्बिनेशन था ना, इसी से सिग्नेचर किए और वहाँ पर वीपी मेनन पर इन्होंने क्या तान दी थी, वो पिस्टल तान दी थी। ठीक है, तो फिर बताते हैं वीपी मेनन ने कहा कि मेरे को पिस्टल तानो, मुझे मारो, साइन तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे ही। ऐसे तो है नहीं कि भाई आज वीपी मेनन को मार दिया तो फिर आपको साइन करने ही नहीं पड़ेंगे, आप स्वतंत्र रह जाओगे, वैसा तो है नहीं। तो बताते हैं इतने में बेटन वेटन वगैरह वो अंग्रेज अधिकारी थे, वो जो थे बेटन थे अधिकारी, वो आगे और उन्होंने ऐसे बात को मजाक में उड़ा दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, चलो चलो सिग्नेचर करो, और बाद में सिग्नेचर करवा दिए। तो बताते हैं वीपी मेनन ने एक बुक लिखी थी, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो इसमें वीपी मेनन ने लिखा है कि मुझे पता है, मेरा दिल जानता है कि कैसे कैसे लोगों ने साइन किए और कैसे नहीं किए, कितने मुश्किल से साइन करवाए हैं और विलय कितने मुश्किल से हुआ है। तो ऐसे करके ये बात बन गई पेन पिस्टल वाली। तो समझ में आ गया पेन पिस्टल समझौता। और वीपी मेनन ने जो पूरे भारत में जो एकीकरण वगैरह हुआ था उसकी जो बुक लिखी थी वीपी मेनन ने, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, तो इसमें इस चीज़ का क्या है, वर्णन है। आगे बात समझ में, तो ये चीज़ है। तो इसी के साथ अपना जो टॉपिक है एकीकरण वाला, ये एकीकरण अपना यहाँ पर होता है कंप्लीट। 2 वीडियो में एकीकरण आ गया अपना कंप्लीट। अब आगे के देखो मैं बता देता हूँ, 2 टॉपिक शेष रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री से, बाकी हिस्ट्री कंप्लीट है। एक तो टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, कौन से प्रमुख मेन चेहरे हैं, उन चेहरों को लेकर आपके 2 वीडियो बनेंगे। और एक रहा है महिलाओं का जो योगदान है ना, महिलाओं का योगदान, तो उस महिलाओं के योगदान पर 3 वीडियो आएंगे। तो टोटल 5 वीडियो और आएंगे। और उसके बाद में आपका राजस्थान हिस्ट्री 2nd ग्रेड का, ठीक है, 2nd ग्रेड में जितना भी हिस्ट्री का पोर्शन है राजस्थान हिस्ट्री का, वो कंप्लीट है। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक राजस्थान, ये सारा का सारा हिस्ट्री का पोर्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 5 वीडियो और आएंगे, एकीकरण होता है कंप्लीट। और वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर किया करो, वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और चैनल को सब्सक्राइब किया करो। चैनल को अपने सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर इसका चैनल का लिंक जरूर शेयर कर दिया करो। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।